हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूल्स। तो 10 मिनट्स 10 पीवाईक्यू की सीरीज में अपना चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज इस चैप्टर का 5th लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर्स डल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिवन बिलो एक्सेप्ट। तो यहाँ पर कीवर्ड अंडरलाइन कर लेना, एक्सेप्ट मतलब कि 3 ऐसे ट्रेट हैं जो फॉलो करता है कोई भी जेनेटिक मटेरियल और एक ऐसा इसमें एक्सेप्शन है। इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। तो ये तो आपको देखने ही में ही पता चल रहा है, अनस्टेबल कोई चीज़ अनस्टेबल तो मतलब जेनेटिक मटेरियल अनस्टेबल होगा तो कैसे काम चलेगा। तो यही है एक्सेप्ट वाला ऑप्शन, तो यही है करेक्ट ऑप्शन। बाकी हम टैली कर लेते हैं। लिखा हुआ है इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। हाँ जी, तो जो स्लो चेंजेस यानी म्यूटेशंस जो हैं वो स्लो होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ये भी बिल्कुल ठीक है। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। अब ये चारों पॉइंट एनसीईआरटी से ही उठाए गए हैं। देखो लिखा हुआ है इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इट्स जनरेट इट्स रेप्लिका यानी रेप्लिकेशन शो करे, तो ये ऑप्शन में हमें दिया था। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, यहाँ पर ऑप्शन में स्टेबल की जगह अनस्टेबल कर दिया था। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट इज म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, ये भी हमें दिया हुआ है स्लो चेंजेस वाला ऑप्शन। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, तो ये भी हमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑन। तो ये आपने मेसेल्सन और स्टाहल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन दिखा रहा है डीएनए में। और उसके बाद सेम वही चीज़ वो कह रहे हैं कि टेलर और उसके कलीग, टेलर एंड कलीग्स ने 1958 में किस पे किया था, तो ये फैबाबीन्स यानी कि विशिया फैबाबी। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए एक्ट एज स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोजाइम्स इन बैक्टीरिया। ये बिल्कुल स्ट्रेट याद करने वाला क्वेश्चन ही है, इसको याद कर लेना पीवाईक्यू से ही। तो इसका आंसर होगा ए, दैट इज 23SR आरएनए। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो आपने देखा होगा काफ़ी बार अब तक हो चुका है। पिछले लेक्चर्स में ही हम 3 या 4 बार या आई थिंक 4 टाइम्स तो कम से कम हम ये सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। वो कह रहा है इन सी अर्चिन डीएनए विच इज डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, 17% ऑफ द बेसिस वर शोन टू बी साइटोसिन, द परसेंटेज ऑफ अदर 3 बेसिस। तो डीएनए में कौन कौन से बेसिस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। अब जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है यानी एडेनिन और थाइमिन का अमाउंट इक्वल ही होगा। ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो ग्वानिन और साइटोसिन का इक्वल होगा। तो अगर साइटोसिन 17% है, ग्वानिन में कितना हो जाएगा 17%, तो ओवरऑल अमाउंट आप 100% लेकर चल रहे हो। तो एडेनिन प्लस थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन 17 हो गए। तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 34। 100 में से 34 माइनस किए तो ए और टी आ गए हमारे पास। अब हमें पता है जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, क्योंकि ये आपस में पेयर बना रहे हैं, है ना, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये ए और टी इक्वल है, ये तो टी की जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ, एडेनिन हुआ 33%, जितना एडेनिन है उतना ही थाइमिन, थाइमिन भी 33%। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए। अब आरएनए में कौन एप्लीकेबल नहीं है आरएनए के केस में, 5 फॉस्फोराइल एंड 3 हाइड्रोक्सिल एल। तो शुगर तो ज़्यादा फर्क क्या है, वो सेकंड पोजीशन में ही फर्क होता है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर में। हीट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेसिस प्यूरिन और पायरिमिडीन्स मिलते हैं, ये सही है। कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयर, अब वैसे तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है तो कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग नहीं होगी, पर डबल स्ट्रैंडेड भी उसको बना सकते हैं, मतलब बेस पेयरिंग तो वहाँ पॉसिबल है। चारगाफ रूल एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चारगाफ रूल क्या कह रहा है, जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरिमिडीन्स होंगे। इसमें एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन, ये इक्वल होंगे पायरिमिडीन के यानी कि थाइमिन और साइटोसिन के। प्लस ये कह रहा है ए प्लस टी अपॉन में जी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, किसी एक पर्टिकुलर मतलब स्पीसीज टू स्पीसीज ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द स्टडीज ऑन। अब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ भाई, पिछले 4 लेक्चर्स में आप देख चुके हो कि हार्शे और चेज एक्सपेरिमेंट के ऊपर कितने क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो वायरॉइड और फंगस तो आंसर हो नहीं सकता। अब आप कंफ्यूज हो गए बैक्टीरियम और बैक्टीरियल वायरस पे, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है। क्या किया था जो हार्शे और एल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज थे, इन्होंने वर्क किया था ऐसे वायरसेस पे जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें, यानी कि बैक्टीरियोफेजिस पे।
मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बैक्टीरियल वायरस। इसी को तो ग्रो किया था ना इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो किसने किया था? 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे। कौन से बैक्टीरिया पे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि निमोनिया करता है। और यही था पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस तो आप अलग, मेरा लेक्चर डला हुआ है, आप पढ़ लेना। यहाँ तो हम पॉइंटर्स में ही कर सकते हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। तो ऑप्शन डी क्या है अपना करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने किया था? ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था। पढ़ा होगा आपने ये, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ये 2 कल्चर प्लेट में ग्रो किए, एक में शाइनी कॉलोनीज थी और दूसरे में रफ, है ना, तो ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म ऑन, किस पे परफॉर्म किया था? तो ये अभी मैंने बताया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे। अब यहाँ निमोनिया वाला एक ही ऑप्शन है, वो अलग बात है, स्ट्रेप्टोकोकस की जगह यहाँ डिप्लोकोकस है, पर एक ही बात है क्योंकि वैसे भी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया और निमोनिया पे क्वेश्चन ऑप्शन भी एक ही है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सिमिलैरिटी बता दो डीएनए और आरएनए में। तो पहला ऑप्शन है बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही बात है। जो ये है डीएनए और आरएनए, इसके लिए लिखा हुआ है कि ये दोनों क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यानी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दे हैव सिमिलर पायरिमिडीन, इसका आंसर वैसे ऑप्शन है, बाकी पढ़ लेते हैं। सिमिलर पायरिमिडीन क्या? यहाँ पर देखो पायरिमिडीन्स में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन होते हैं, जिसमें से साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में है, पर थाइमिन अगर हम देखें तो वो डीएनए में मिलेगा और यूरेसिल देखें तो वो आरएनए में मिलेगा। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सिमिलर पायरिमिडीन है। दे हैव सिमिलर शुगर, सिमिलर शुगर कैसे? ये आप देख सकते हो कि जो वो है डीएनए है उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है और जो आरएनए है उसमें राइबोस शुगर है। क्लियर? उसके बाद देखो अगला ऑप्शन था बोथ आर जेनेटिक मटेरियल। हाँ किसी हद तक ठीक है, जेनेटिक मटेरियल दोनों ही हैं, पर आरएनए के जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी और काम है। क्लियर? तो चलते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन। टोटल अब तक ये 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। डीएनए पॉलीमरेजिस कैटेलाइजिस पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3'। वो कह रहा है जो डीएनए पॉलीमरेजिस हैं वो एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करते हैं और वो डायरेक्शन है 5' to 3'। तो ये बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हैं, यानी डीएनए पॉलीमरेज, वो कैटेलाइज करते हैं एक ही डायरेक्शन में, जो कि 5' से 3' है। मतलब कि जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो 5' से 3' बन रहा है। दूसरा वो बोल रहा है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑन वन स्ट्रैंड द रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूअस वाइल ऑन अदर स्ट्रैंड इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ये भी सही है। जो एक स्ट्रैंड होगा जिसकी पोलैरिटी 3 से 5 होगी, ठीक है, उसमें जो रेप्लिकेशन होगी वो कॉन्टिन्यूअस होगी, इसी को लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलेंगे। और जो दूसरा है उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, जिसमें डिसकॉन्टिन्यूअस होगी। और वो जो फ्रैगमेंट्स होंगी डिसकॉन्टिन्यूअस वाली, उनको हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बोलेंगे, जो आगे जाके एंजाइम डीएनए लाइगेज से भी जुड़ती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, तो आंसर आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है डेली PYQs के लिए, उसको फॉलो कर लेना। रात के टाइम पे हम डेली 20 से 25 क्वेश्चंस डालते हैं और रात के टाइम पे हम उसकी रिवीजन शीट भी डालते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेक्चर को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे व्यूज़ दे देना। मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करने की नीड हो तो ये भी बता देना। थैंक यू सो मच।